तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स और स्टूडेंट तीनों में से अगर स्टूडेंट गड़बड़ कर रहा है तो हाथ पकड़ने का काम इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स दोनों का है। तो पहला केस तो ये हो गया कि बच्चा अगर टीचर से दूर जा रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि कोई बच्चा टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा रोज क्लास में आ रहा है तो उसके भटकने के चांसेस 99% नहीं होंगे। आप इतना प्रयास करो कि आपकी आत्मा सेटिस्फाइड रहे कि भाई मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस जिंदगी के अंदर हर आदमी जो टॉप कर रहा है या सिलेक्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, इसका मतलब कतई नहीं है कि वो जिंदगी में सफल हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जो कि ज्यादा अच्छे पढ़ाई में नहीं थे, लेकिन आज उनका नाम चल रहा है। नाम चलता है अपने डेली रूटीन के कर्मों से। बच्चे के क्लास के हर बच्चे को यह लगना चाहिए कि संस्थान मेरे लिए प्रयास कर रहा है, मैं भी करके दिखाऊंगा। ऐसी बच्चे की सोच हो कि मैं भी करके दिखाऊंगा, ऐसा बच्चे के मन में भावना है, मैं मेरी जिंदगी में सफल होकर दिखाऊंगा। और सफल होने के लिए हाल फिलहाल में इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं जिसमें मैं मेरा 100% दे रहा हूं। संस्थान मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बच्चा खुद आगे जुड़ रहा है, चाहे उसकी रैंक 70 बच्चों में 35 से नीचे आओ। सभी को नमस्कार। रॉयल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि क्या पेरेंट्स शैतान होते हैं, क्या पेरेंट्स की वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या पेरेंट्स की वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि वर्तमान समय में एजुकेशन के अंदर यदि किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, नहीं आ रहे तो कौन कौन जिम्मेदार है, क्या कोई टॉप करने वाला बच्चा ही एग्जाम क्रैक कर पाता है। ये हुई एग्जाम क्रैक करने की बात। हम उससे आगे बढ़ के भी डिस्कस करेंगे कि क्या नीट टॉप करने वाला, जेई टॉप करने वाला जिंदगी में सफल होता है। हम आज के इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि वास्तविक जिंदगी में कौन जो है सफल होता है और कौन नहीं होता है। हर एक पहलू पे मैं डिटेल में बात करूंगा। वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको आप सभी पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें। सभी बच्चों को आप इस वीडियो को जरूर दिखाएं ताकि जो एक गलत फहमी है वो दूर हो सके। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर आपने किसी कोचिंग में या किसी स्कूल में एडमिशन करवाया है तो उस बच्चे के रिजल्ट के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और वो क्यों हैं। तो मेरा ये मानना है, पिछले 15 सालों से मैं एजुकेशन से जुड़ा रहा हूँ, मैं हर तरीके से बच्चे से मिला हूँ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, गांव का हो, शहर का हो, हर तरीके के बच्चे के मैं टच में रहा हूँ, हर तरीके के पेरेंट्स के मैं टच में रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव है कि एक बच्चे के पीछे, रिजल्ट के पीछे किनकी क्या भूमिका होती है, तो मेजर जो मैंने देखा है किसी बच्चे के रिजल्ट के लिए कौन लोग जिम्मेदार है, तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा रिजल्ट आ रहा है किसी बच्चे का या खराब रिजल्ट आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है स्टूडेंट की। नंबर 2 भूमिका जो होती है वो होती है उसके पेरेंट्स की, और नंबर 3 जो भूमिका होती है, जो रोल होता है, वो होता है इंस्टीट्यूट का, जिसमें आपके सब आगे कोचिंग सेंटर मान लो, स्कूल मान लो, जो कोई भी है। अब एक स्टूडेंट का क्या रोल होता है, स्टूडेंट की क्या भूमिका होती है। स्टूडेंट की ये भूमिका होती है, ये उसका काम होता है वर्तमान टाइम में आपकी एज के अकॉर्डिंग आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, और जो सोच समझ के आपने डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग उस रास्ते पे बढ़ना, ये एक बच्चे का काम है। जैसे किसी बच्चे ने 11th क्लास में नीट की तैयारी के लिए कहीं एडमिशन लिया, तो उस बच्चे का काम है एडमिशन के बाद में नीट के लिए जो आपको प्रयास करने हैं, जो संस्थान पढ़ा रहा है, आप खुद पढ़ रहे हो, आपको अपनी पूरी एनर्जी को टाइम टेबल के साथ में, टाइम टेबल का मतलब आपको अपने आप को रोजाना अपना 24 घंटे का हिसाब किताब देना है कि मैंने जिस काम के लिए ये साल में दे रहा हूं, 11th क्लास में दे रहा हूं या 12th क्लास जो मैं दे रहा हूं, या ड्रॉपर बैच में आपने एडमिशन लिया है तो नीट के लिए लिया है, तो क्या नीट के लिए मैं मेरे लक्ष्य की तरफ रोजाना बढ़ रहा हूं। 12 महीने का 365 दिन अगर आपको पास अवेलेबल है तो बच्चे को ये देखना है कि क्या मैं रोजाना मेरे प्रयास मेरे लक्ष्य की ओर आगे जाने के लिए कर रहा हूं। तो नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वो पूरे भाव रखने हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रयास कर रहे हो। अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप मान लो बच्चा है जो एडमिशन लेने के बाद में बच्चे ने एडमिशन ले लिया, उसके बाद में वो क्लासेज नहीं जा रहा, कोचिंग जाता ही नहीं है, थोड़े टाइम के लिए जाता है, वो किसी गलत हैबिट का शिकार हो गया,
जैसे मान लो मोबाइल फोन पे किसी गेम में लग गया, मान लो किसी के साथ उसकी दोस्ती हो गई, ज्यादातर टाइम वो चैट करने में बिता रहा है, कहीं पर भी वो अपनी एनर्जी को इधर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि इसके लिए बच्चा जो है रेस्पॉन्सिबल है। अगर उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली वो बच्चा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। अब अगर कोई बच्चा डायरेक्शन भटक रहा है तो यह इंस्टीट्यूट का काम चालू हो जाता है कि समय रहते वो इन पेरेंट्स से संपर्क करें कि सर आपके बच्चे ने हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, लेकिन आपका बच्चा प्रॉपर नहीं आ रहा है, आता ही नहीं है प्रॉपर। अब जब बच्चा आएगा ही नहीं तो कैसे वो बच्चा अपनी एनर्जी को अपने लक्ष्य की तरफ लगाएगा। ये पेरेंट्स की काउंसलिंग इंस्टीट्यूट को करना है प्रेजेंट एब्सेंट से सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो एज है बच्चे की लगभग 14 से लेके 20 साल के बीच की जो एज होती है, इसके अंदर बच्चे में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा ताकत बच्चे में इसी टाइम होती है। दिमाग भी इसका सबसे ज्यादा क्रिएटिव इसी टाइम होता है जब इंस्टीट्यूट को ये पता है कि बच्चा ये नहीं आ रहा है, यहाँ बच्चा प्रेजेंट नहीं कर रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर, इसका मतलब ये क्लियर है कि इस बच्चे की एनर्जी गलत जगहों पे लग रही है। और क्योंकि एनर्जी फुल है इसके पास, तो इस टाइम जो भी वो गलत काम करेगा उसमें वो मेरिट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मेरिट में आ जाएगा। क्योंकि अगर वो क्लास नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई ना कोई पढ़ाई के अलावा किसी एक्टिविटी के अंदर वो जो है अपना ध्यान उसने लगाया है। जब समय रहते इंस्टीट्यूट पेरेंट्स के पास ये बात भेज देंगे कि भाई आपका लाडला नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पेरेंट्स प्लस इंस्टीट्यूट प्लस स्टूडेंट इन्वॉल्व हो गया, इनकी आप काउंसलिंग करो तो बच्चा अपने मन की बात यह बोल देगा कि आपने मुझे तैयारी करने के लिए भेजा, या फिर आपने मुझे ये सब्जेक्ट दिया, मुझ में इसमें मेरे में इस सब्जेक्ट को लेके मुझे रुचि नहीं है, मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ, पेंटिंग करना चाहता हूँ। अब आप देख लो, आपने मुझे यह शहर में भी भेज दिया, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं होती क्लास में जाने की। तो एक कारण तो वो बोल देगा कि भाई मुझे, बच्चा बोलेगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने आपको फोन करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बार बार दुखी होंगे, तो पेरेंट्स को बच्चे ने सूचना नहीं दी। लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर अप्रोच लगाई जाए, बच्चे और पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड किया जाए, तो बच्चा या तो अपना रास्ता चेंज कर लेगा, मतलब वो काम करवाओ उससे जिसकी उसकी इच्छा है, या फिर उस बच्चे का कोई इधर उधर की कोई भी बीमारी XYZ लग गई तो बच्चे को प्यार से समझा के उसको ये समझाओ कि भाई तेरे पढ़ाई करने पर क्या फायदे हैं और अगर इस रास्ते पे जाएगा तो क्या नुकसान है। कोई रियल लाइफ के एग्जाम्पल दो। आप अपने गांव के एग्जाम्पल दे सकते हो कि देख मासी जी का लड़का जो है पढ़ा तो आज इस पोजीशन पे गया, दूसरा लड़का जो है उनका या किसी और का वो रास्ता भटक गया तो आज उसकी ये स्थिति है, पेरेंट्स की ये स्थिति है। आप उसको रियल लाइफ के वो एग्जांपल्स दो जो उस बच्चे ने भी देखे, वो जानता है उन लोगों को। तो आप बार बार काउंसलिंग करोगे तो ये बच्चा वापस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, कंटिन्यू अपनी प्रेजेंट देगा, धीरे धीरे करके बच्चा आपका सही ट्रैक पे आ जाएगा। इसका मतलब यहां देखो, स्टूडेंट का और इंस्टीट्यूट पेरेंट्स तीनों का ये एक तरीके से रोल आ गया और रास्ता भटका हुआ बच्चा अपने वापस रास्ते पे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा वो नीट जेई वाले रास्ते पे जाएगा, वो हो सकता है नीट की बजाय वो बच्चा अपनी कोई मनपसंद जिसमें जाना चाहता है उसमें वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा अगर इसको इस टाइम अपन ने नहीं पकड़ा तो ये बच्चा अपनी एनर्जी को न तो ये ड्राइंग में दे पाएगा, क्योंकि वहां टाइम नहीं निकलता बच्चे का। आप देखो ना, कहीं हम जाके बैठते हैं तो अगर वहां बैठने के बाद में अगर वहां टाइम पास करने की कोई चीजें नहीं हो तो अपना मन नहीं लगता है। इसका मतलब है कहीं पर भी जब बच्चा क्लास में जा रहा है रोजाना तो वो वापस आने के बाद में सेल्फ स्टडी खुद करता है क्योंकि उसका मन लग रहा है। जब बच्चा कोचिंग जा ही नहीं रहा तो अब वो 24 घंटे करेगा क्या? रहे तो वो सिटी में रहा है, तो उस केस में वो गलत लाइन पकड़ेगा और इतना रास्ता भटक जाएगा कि आप पूछ भी नहीं सकते। और जब बच्चा धीरे धीरे करके इस माहौल में रहता है, उसको पता लगता है धीरे धीरे टाइम निकलने के बाद में कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं गया ही नहीं, और 6 महीने बाद में पेरेंट्स को पता लगा, जब पेरेंट्स देखने आए तो पता चला कि उसने तो कोई रजिस्टर ही नहीं बनाया, ये तो जाता ही नहीं है, कुछ भी XYZ कारण जब बच्चे को पता चलता है तो पेरेंट्स को भी हर्ट होता है, बच्चे को भी होता है। जब पेरेंट्स बच्चे के सामने डिमोरलाइज हो जाते हैं पेरेंट्स खुद, तो बच्चा कई बार फिर भावनाओं में बह जाता है।
और उसको ये लगता है यार मैं मेरे माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैंने मेरे पेरेंट्स को धोखा दिया। तो ऐसे विचार आना यहाँ से चालू होते हैं और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। किस वजह से हुआ कि उस बच्चे को हम समय रहते नहीं पकड़ पाए। ये केस सेम वैसे ही है जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, मान लो बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते हम कंटिन्यू बाइक चल रही है, लेकिन कई बार अच्छे से अच्छा ड्राइवर हो उसका भी ध्यान भंग हो जाता है। तो जैसे ही ध्यान भंग होता है बाइक रोड से नीचे उतरती है। अब बाइक जैसे रोड से नीचे उतरेगी वहां दो केस बनते हैं कि या तो आप समय रहते जाग जाओ और वापस रोड पे ले लो, या फिर आप रोड से नीचे जाओगे, डेफिनेटली आपका एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स और स्टूडेंट तीनों में से अगर स्टूडेंट गड़बड़ कर रहा है तो हाथ पकड़ने का काम इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स दोनों का है। तो पहला केस तो ये हो गया कि बच्चा अगर टीचर से दूर जा रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि कोई बच्चा टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा रोज क्लास में आ रहा है तो उसके भटकने के चांसेस 99% नहीं होंगे। और बच्चा जैसे जैसे टीचर से दूर जाएगा तो ये दुनिया की दूसरी जो चीजें हैं, क्योंकि इस उम्र में दुनिया की सभी खराब चीजें अच्छी लगती है और ये खराब है इसकी समझ आती है 22, 23, 24 की उम्र में, तब तक हाथ से बच्चा निकल चुका होता है, वो अपना रास्ता भटक चुका होता है। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा डाइवर्ट होते ही हमें उसको समझाना है। पहला केस तो लग रहा है यहाँ पे ये स्टूडेंट का क्या रोल था। हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसके क्या रोल है, तो उसका काम है कि लगातार वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। लेकिन अगर नहीं बढ़ रहा है तो इन दोनों का रोल आ जाता है कि ये अपनी ड्यूटी दे। ध्यान रखना, हम तो फीस जमा करा सकते हैं, हम तो 1 लाख और दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट को संभालना है क्योंकि हमारे तो इतने बिजनेस चल रहे हैं, हमारे इतना काम है कि हम बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे सकते। आप कितना ही कमा लेना, अगर आपके बच्चे रास्ता भटक गए तो रातों रात आपको रोड पे ले आएंगे। इसलिए आपकी पूंजी है आपका बच्चा, वो ही आपके बिजनेस को आगे ले जाएगा, आपके काम को आगे ले जाएगा, आपकी इज्जत को वो बढ़ाएगा। तो आपको उसका ध्यान रखना है। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों के लिए थोड़ा समय आप जरूर निकालें और उनको चेक करते रहे। अब देखो आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट का पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम है कोई भी स्टूडेंट यदि तैयारी कर रहा है कहीं पर भी और वो चाहता है कि मेरे टेंशन नहीं हो, या यूं कहूं कि बच्चा अपना 100% दे, तो वो मन में ये सेट करके आए कहीं पर भी कि मुझे क्लास में एब्सेंट नहीं रहना। पहले एब्सेंट रह रहा था वो रास्ता भटकने की वजह से। अब जिस बच्चे को एग्जाम क्रैक करना है उसको एक तो मन में भावना रखनी है कि मुझे एग्जाम करना है, कंटिन्यू काम करना है, प्लस उसको मन से प्रेजेंट रहना है, कभी भी एब्सेंट नहीं रहना है, ये उसको कोशिश करनी है। जब आप कंटिन्यू प्रेजेंट रहोगे तो आपको अपनी मेहनत पे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं मेरा 100% दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, हर बार कहता हूं कि एग्जामिनेशन सेंटर में जब हम चले जाते हैं और जब पेपर देना स्टार्ट कर देते हैं तो उस टाइम किसी बच्चे के ये ख्याल आता है, खास मैं पबजी नहीं खेलता, खास मैं मोबाइल का यूज नहीं करता, खास मैं एब्सेंट नहीं रहता, खास मैं मॉड्यूल सोल्व कर लेता। तो ये इस तरीके के वर्ड जो है उसके दिमाग में उस टाइम पेपर में नहीं आने चाहिए। जब आपको पता है कि मुझे मेरा अगर पेपर ठीक नहीं जाएगा तो मेरे ये समस्या है, पेपर से पहले उन समस्याओं को सबको दूर कर लो। आप इतना प्रयास करो कि आपकी आत्मा सेटिस्फाइड रहे कि भाई मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब बच्चा सही राह पे चल रहा है, जो डिसीजन लिया है उस पे कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू प्रेजेंट है, अपना 100% दे रहा है, तो उस बच्चे को हमेशा अपने प्रयास से सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसके दिमाग में कतई ये नहीं आना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे सिलेक्शन होना नहीं होना बाद की बात है, वो सेकेंडरी है। कौन सा बच्चा फर्स्ट रैंक लाने वाला हमेशा टॉप करता है? पूरी जिंदगी टॉप थोड़ी करता है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, प्रोफेसर सुसाइड कर लेते हैं, एमएलए सुसाइड कर लेते हैं। इस जिंदगी के अंदर हर आदमी जो टॉप कर रहा है या सिलेक्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, इसका मतलब कतई नहीं है कि वो जिंदगी में सफल हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जो कि ज्यादा अच्छे पढ़ाई में नहीं थे, लेकिन आज उनका नाम चल रहा है। नाम चलता है अपने डेली रूटीन के कर्मों से। मैंने तैयारी की, मैं टॉप नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मीडियम रहा,
तो मीडियम हूं तो आज भी जहां हूं वहां मैं बेटर हूं, क्योंकि मैं मेरे काम ईमानदारी से करता रहा, ईश्वर आगे से आगे रास्ता दिखाता रहा। तो आपको स्टूडेंट को हमेशा, कई बार बच्चे हैं स्टूडेंट पढ़ाई करते रहते, मेरी इतनी साल तैयारी करनी होगी, ब्याज पे पापा जी पैसे लेके आए हैं, मेरा होगा नहीं होगा, ऐसा किसी भी बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है। आप गरीब हो तो आप तब तक अमीर नहीं बनोगे जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, आपके बार बार ये सोचने से कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, नहीं आए तो क्या होगा, किसको क्या जवाब देंगे, कुछ जवाब नहीं देना दुनिया में। आपके पेरेंट्स टेंशन ले रहे क्या कर रहे हो सेकेंडरी है, आपको खुद को इतना समझदार बनना है कि आपका रिजल्ट तभी आएगा जब आपका दिमाग पॉजिटिव वे में आपके जो लक्ष्य है उसकी डायरेक्शन में चलेगा। जब आपका दिमाग उधर जा रहा है और बीच में आप इसको दूसरा काम दे रहे हो कि मैं गरीब हूं, उधार पैसे लेके आए, नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या ऐसे बार बार सोचने से आपके रिजल्ट पे पॉजिटिव असर पड़ेगा? तो आप सोचोगे कि नहीं पड़ेगा। तो आप गरीब होने के बावजूद ही आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं होने पर मैं बोल रहा हूं, कई लोग जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं वो अच्छे से अच्छा कर लेते हैं, ईश्वर करवाता है उनको। ईश्वर उसी के साथ है जो सतत ईमानदारी से वर्तमान में काम करता है और सही काम करता है, जिससे खुद को सेटिस्फेक्शन हो। तो आपको कतई बीच में यह बात नहीं लानी है कि मैं गरीब हूं, नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बच्चा आलतू फालतू चिंता किए बगैर अच्छे चिंतन करते हुए पॉजिटिव वे में अगर लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, एब्सेंट नहीं रह रहा, रेगुलर ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उस बच्चे को जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो उस एग्जाम में सफल हो नहीं, वो सेकेंडरी है, होना भी नहीं है, हमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्म से आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने प्रयास किया। जब आप फेल हो गए एग्जाम में तो भी आपको ईश्वर ऑप्शन देता है कि वापस या तो ट्राई कर या फिर ये काम कर। उस टाइम आपकी जो आत्मा कहे वो काम करो, आप कोई तकलीफ नहीं है, डेफिनेटली आप उस काम में सक्सेस होगे। किसी को नहीं पता था कि मोदी जी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी को नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। हर आदमी अपने जो सतत प्रयास करता है एक मंजिल तक पहुंचता है, उसके बाद में ईश्वर उसको वापस मौके देता है। जैसे कोई बच्चा आईआईटी में फर्स्ट रैंक लेके आया, आईआईटी दिल्ली सीएस में चला गया, आईआईटी पुणे चला गया, लेकिन वहां जाने के बाद में वापस लक्ष्य बना के जो बच्चा कि मैं इस कॉलेज में टॉप करके प्लेसमेंट में टॉप करूंगा, तो वो बच्चा वापस 4 साल की भूमिका बनाता है और उसके अकॉर्डिंग सतत प्रयास करता है। कोई फर्स्ट रैंकर भी जा सकता है, फर्स्ट रैंकर वहां कॉलेज में जाके लूज पड़ जाता है, वो कोई दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां तो वो डाउन हो जाता है जाके। इसका मतलब ये कंटिन्यू प्रयास है। और कोई बच्चा ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, 2 बच्चे, एक ने आईआईटी का एग्जाम दिया और इसने भी एग्जाम दिया, दोनों रूममेट है, दोनों के 12th में 90% ऊपर थे और दोनों ने कड़ी मेहनत की। एक का आईआईटी में हो गया, एक का आईआईटी में नहीं हुआ, दोनों ने 12 महीने तैयारी की। अब इस बच्चे के पास में ऑप्शन आया, या 12 महीने बाद में इसकी इतनी समझ आ गई, इसने कहीं से कंटेंट पढ़ा, कहीं से भी देखा, इसको मोटिवेशन मिला कि आईआईटी किए हुए तो बाद में आईएएस बनते, तो क्यों ना मैं यहाँ आईआईटी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बेसिक सिंपल डिग्री करके आईएएस की तैयारी करूं। मेहनती तो बच्चा है, क्योंकि मेहनत की थी, नहीं हुआ एक अलग बात है। अब वापस इसने लक्ष्य बना लिया और कंटिन्यू आईएएस के लिए जो कुछ सब्जेक्ट लेके तैयारी करता रहा, ग्रेजुएशन हुआ, उसके साथ में तैयारी की, पहले दूसरे प्रयास में निकल गया। यह बंदा आईआईटी दिल्ली से मान लो पास आउट है, 4 साल बाद में इसने डिग्री की, डिग्री करने के बाद 3 साल जॉब किया, 3 साल जॉब करने के बाद में इसके समझ में आया कि कोई जिंदगी का मतलब नहीं है, मेरा तो एक ऑफिस और लैपटॉप में जिंदगी निकल रही है, काहे की जिंदगी है, 50 लाख मुझे पैकेज मिल रहा है, खाऊं क्या इनको पैसों को, मेरी जिंदगी खराब हो गई इस ऑफिस के अंदर, मैंने कौन सी दुनिया देख ली। इसका दिमाग घुमा कि नहीं आईएएस की तैयारी करूंगा। हो सकता है इसको ये लगे कि मैं साधु बनूं, हो सकता है साधु बने, हो सकता है यहाँ पे इसको मिले कि मैं कोई छोटा बिजनेस शुरू करूं, स्टार्टअप शुरू करूं, हो सकता है इसको लगे कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की कोई नॉर्मल प्रिपरेशन करूं, हो सकता है इसको लगे कि गांव में जाके मैं शिक्षा दूं। यहां एक लेवल पे आने के बाद में आदमी की चीजें, थॉट, उसकी सोच सब कुछ चेंज हो जाती है। अब मान लो इसने आईएएस की तैयारी की और अब ये तो ये 3 साल से आईएएस बना हुआ बैठा है और एक आज ये तैयारी करने जा रहा है, तो वो फेल था, जो आईआईटी में जो नहीं सिलेक्ट हुआ वो बच्चा पहले ही आईएएस बन गया ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। 60 बैच के बच्चों ने तैयारी की, एक की मैथ अच्छी है, वो दूसरों को पढ़ा रहा है, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पता चला कि उसको छोड़ के बाकी सबका सिलेक्शन हो गया। तो ये क्या करेगा, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको दुख होगा कि मेरा हुआ नहीं, लेकिन यह पॉजिटिव सोच रखनी है कि कोई बात नहीं,
ईश्वर, मैं मेरे काम से सेटिस्फाइड था, मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मेरा पूरा कर्म किया था। क्या अब आगे क्या करना है कि वापस पटवार की भर्ती तो 4 साल बाद में आएगी, तो क्या करें कि 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में आरएस का जो है फॉर्म आने के चांसेस है, और आरएस वाला बीच में मैं कर लेता हूँ, ट्राई मार लेता हूँ। बच्चे ने फॉर्म भरा, फर्स्ट निकला, सेकंड निकला, इंटरव्यू देके आज आरएस बन गया बच्चा। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको जो है मिल जाएंगे, लेकिन वही बच्चा सफल होता है जो सतत वर्तमान में मेहनत किया हुआ हो। नंबर आना नहीं आना ईश्वर के हाथ में, यह आपको बात माननी पड़ेगी, लेकिन यह ध्यान रखना ईश्वर चमत्कार उसी के साथ करता है जो मेहनत करता है। आप बैठ जाओ, नहीं नंबर आया, बैठ गए आराम से कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। वापस हिम्मत करके आप प्रयास करोगे, लगातार लगोगे, तो डेफिनेटली आपका भी एक दिन जिंदगी सफल होने वालों में नाम आएगा, जिंदगी में सफल होने वालों का। पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर जिंदगी नहीं है टिकी हुई, ध्यान रखना आप। जो भी दुनिया में जिन लोगों के नाम चल रहे हैं ना, वो कोई पढ़ाई में हमेशा टॉपर नहीं रहे। 90% वो लोग हैं जिनका नाम चल रहा हो पढ़ाई में एवरेज या बिलो एवरेज रहे। इसलिए आप लोग अपने कर्म पे विश्वास करो। नंबर आ गया आईआईटी में, पढ़ेंगे, वहां नहीं आया अब कुछ और करेंगे, दोबारा तैयारी करेंगे, या फिर जो कमियां उनको सॉर्ट आउट करेंगे, या फिर उस टाइम आपको ईश्वर क्या दिमाग में सेट करता है वो काम करो ना, कोई तकलीफ नहीं है। तो कुल मिला के आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बच्चे को हाल फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखो, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पेरेंट्स शैतान होते हैं, क्या पेरेंट्स की वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। तो हम उस पॉइंट पे आएंगे धीरे धीरे करके। हमने ये 3 कैंडिडेट चूज किए हैं जो एक बच्चे के प्रथम दृष्टया काम में आते हैं। स्टूडेंट के क्या रोल थे हमने पहले देख लिए। स्टूडेंट को अपने ईमानदारी से प्रयास करना है, बिना चिंता करे, होगा नहीं होगा वो चीज दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। मेरा होगा ही कभी नहीं सोचना है, मैं प्रधानमंत्री बनके दिखाई दूंगा क्योंकि मैंने सपना देख लिया, नहीं सोचना ऐसा। मैं ये कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करना है उसका मैं प्रयास करूंगा, हमेशा जिंदगी में मैं करके दिखा दूंगा। इसका मतलब है आपने अपने पैरों में बेड़ियां बांध ली है, करके दिखा दूंगा, वर्ड बोलना ही नहीं है, मैं करने का प्रयास करूंगा। अगर यह सोच रखोगे, जैसे 720 में से 720 लाके दिखा दूंगा, नहीं बोलना मुंह से ये वर्ड, दुनिया ताने मारेगी। और दुनिया ताने मारे नहीं मारे, आपका दिमाग ही आपको आज से ये कहना चालू कर देगा कि 719 आ गए तो क्या होगा, 716 आ गए, 715 आ गए तो क्या होगा, 19 तो खैर आएगा नहीं कैलकुलेशन में, 715 आ गए तो क्या होगा, फिर लोग क्या कहेंगे। तो क्यों टेंशन ले रहे हो जानबूझ के। कोई पूछे तो ये बताओ कि भाई कैसी चल रही है तैयारी, कि भाई अच्छी चल रही है, कोशिश कर रहा हूं कि आज तक किसी के इतने नंबर नहीं आए, धीरे धीरे करके मैं लाने का प्रयास करूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। और उसके हिसाब से काम करो, जो आने वो आ जाएंगे। तो ये काम हो गया स्टूडेंट का। अब देखो पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स का रोल है नंबर 1, अपने बच्चे को जब भी वो सब्जेक्ट चूज करे तो उसको प्रेशराइज नहीं करे। हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, तेरे को डॉक्टर बनना ही पड़ेगा ताकि अपने घर में भी डॉक्टर बन जाए, नहीं बोलना। नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपने घर में तो हेलीकॉप्टर भी नहीं है, अपने घर में तो एरोप्लेन भी नहीं है, अपने परिवार में तो किसी के पास 7 स्टार होटल भी नहीं है, अपने परिवार में से तो अमेरिका के अंदर अपने परिवार में से कोई रहता ही भी नहीं है। क्या क्या है अपने घर में, क्या क्या नहीं है, लिस्ट बना के देख लो एक बार। इसका मतलब है कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसकी इच्छा है कुछ भी करने की, तो हमारी इच्छा सौंपनी नहीं है। लेकिन यहाँ पेरेंट्स को जागरूक रहना है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर बच्चा ले तो आप उसको प्लस और माइनस की पूरी जानकारी दे। कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि मेरी तो इच्छा है पेंटिंग, तो हमें ये देखना होगा वर्तमान टाइम में पेंटिंग में कितना की स्कोप है, कितने लोग सक्सेस हो रहे, और सक्सेस जो हो रहे उसकी परिभाषा क्या है, वो सब चीजें बच्चे को वर्तमान में बतानी पड़ेगी। मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, तो बच्चे को ये समझा देना है पहले ही, हमारा काम है ये। उसके तो मन में भाव आ गया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन हमारा काम है उसको एनालिसिस कराना कि पूरे देश की पॉपुलेशन इतनी है, इतने लोग तैयारी करते हैं और ऐसे ऐसे हैं, और टोटल टीम में 11 मेंबर होते हैं।
अब इन 11 में आने के लिए इन बाकी से आगे कैसे आएगा वो पहले सोच लेना। बाद में ये मत कहना कि उनका सिलेक्शन होता है जिनके ये होता है, वो पॉसिबिलिटीज पहले लिख लेना। उसके बाद में बच्चा ये डिसाइड करे कि जो मैंने सोचा है क्या मैं धरातल पे इतनी प्रैक्टिस इतनी मेहनत कर पाऊंगा। तब समझ में आएगा कि भाई क्रिकेटर बनने का मेरा डिसीजन सही है या गलत है। बच्चे के डिसीजन ले लेगा बच्चा तो कुछ भी, लेकिन समझाना हमारा काम है। फिर बच्चा कहे कि नहीं पापा मुझे ये पता है कि इस रास्ते से मैं यहां से यहां गुजरूंगा तब जाके मुझे ये मंजिल मिलेगी, मैं इन कांटों भरे रास्ते पे चलने के लिए राजी हूं, तो फिर ठीक है बेटा डन। अब वापस पेरेंट्स का क्या रोल है। यहां पेरेंट्स को बैरियर लगाने, चेक करना है कि बेटा आज कितने घंटे तेने प्रैक्टिस की, अगले दिन कितने घंटे प्रैक्टिस की। बच्चा मोबाइल में प्रैक्टिस कर रहा है, ग्राउंड में जा ही नहीं रहा, सपना है क्रिकेटर बनने का, तो वापस गाइड करो। यहां से अगर बच्चा घूम के यहां से यहां तक आएगा ना, तो मैंने बता दिया ना ये इतने बहुत सारे बैरियर है, इनको यहां क्रॉस करोगे ना तो रोजाना स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा बेटा। तो ये पेरेंट्स का काम है उसको याद दिलाना कि बेटा बोला था ना क्रिकेटर बनूंगा, बोला था ना इस कांटे भरे रास्ते पे मैं चल जाऊंगा, तो ले आप तो स्टार्ट ही नहीं हो रहे बेटा। 6 दिन ही गए थे प्रैक्टिस के लिए और वो भी आधा घंटा। यहाँ पेरेंट्स का रोल है सब्जेक्ट के समय पहला, दूसरा उसने जो भी चूज किया उस पे वो प्रयास कितना कर रहा है उसका। अगर कोई पेरेंट्स और बच्चा इस तरीके से कोई डिसीजन लेते हैं ना तो वो समस्या खत्म हो जाती है कि पढ़ा रहे मुझे, मैं करना ही नहीं चाहता। बच्चे को खुश रखो, सब्जेक्ट लेने के लिए पूरा फ्री छोड़ो कि क्या लेगा बेटा तो अगर मन में आए वो ले लो। और 90% बच्चों को तो वास्तव में पता ही नहीं है कि हमें लेना क्या है, 90% को नहीं पता है। इसलिए सोच समझ के या डिसीजन ले ले पेरेंट्स। पहला काम पेरेंट्स का है कि सब्जेक्ट के वक्त भी पेरेंट्स ध्यान रखें। दूसरा काम क्या था, दूसरा काम है अगर आपने तैयारी के लिए बच्चे को भेज दिया कहीं पर भी XYZ जगह भेज दिया, तो कई बार पेरेंट्स फोन करते हैं। क्या फोन करते हैं, अच्छा बच्चा है, मान लो एक बच्चा है जिसके 80% है और पेरेंट्स मान लो उसके गरीब है, ज्यादा पैसे नहीं है पेरेंट्स के पास, गरीब परिवार से है, 80% है, किसी के कहने पर उसको जो है नीट की वो प्रिपरेशन करा रहे हैं और किसी XYZ कोचिंग के अंदर उस बच्चे को डाल दिया। बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। तो कोचिंग में आपको पता है परंपरा है कि टेस्ट होते हैं। अब कई लोग ये बोलते हैं कि ये टेस्ट होने ही नहीं चाहिए, अगर टेस्ट होते हैं तो बच्चा ऊपर नीचे हो जाता है, उसका जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब उसको पता चलता है कि मेरी ये पोजीशन चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लो हम संस्थान के अंदर किसी संस्थान में टेस्ट बंद कर देंगे किसी बच्चे के लेने का कि टेस्ट नहीं लेना, टेस्ट लेने पर बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, तो वहां होगा क्या कि इस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरे प्लस क्या पॉइंट है, माइनस पॉइंट क्या है, मैं इसमें सुधार कैसे करूं। इसका मतलब है अपनी कमी को निकालने के लिए परीक्षा होना, टेस्ट होना जरूरी है। अब टेस्ट होने पर किसी संस्थान में अगर टॉप बच्चों को एक साइड बिठा दिया और पढ़ाई में वीक है कोई बच्चे उनको एक साइड बिठा दिया, तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि अगर बच्चा मान लो मैं किसी क्लास में बैठा हूं और हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं और 10 बच्चों को संस्थान वाले आए सर गुरुजी और कि ये 10 बच्चे उठ के आ जाओ, फिर 10 बैच में से 10 निकाल के 100 का एक टॉप का बैच बना लिया, तो उसी दिन ये क्लियर हो गया मेरे दिमाग में तो कि हम खाली यहाँ फीस देने आए हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं अपना, अपन तो भेड़ बकरी है खाली। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे संस्थान को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का एक बार एडमिशन होने के बाद में उनको जो है अलग अलग बैच में बाद में बेस सेग्रीगेशन करके उन बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करे। अब देखो टेस्ट हो गया, अब कोई कहे नहीं टेस्ट होना ही नहीं चाहिए, तो टेस्ट तो जिस दिन आपका नंबर आएगा फाइनल एग्जाम दोगे उस दिन आपको कैसे सेलेक्ट करेंगे, उस दिन भी तो कोई रैंक लिस्ट बनेगी। इसका मतलब है स्टूडेंट और पेरेंट्स को ये मान लेना है कि 10th क्लास के बाद में जिंदगी में अब हर जगह आपकी लिस्ट बननी है और लिस्ट बनने का मतलब है आपका टेस्ट होगा। MLA का चुनाव होता है ना, उस टाइम भी जो जो कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्ट बनती है कि किसको टिकट देनी है,
उनके प्लस माइनस जोड़ के बनाई जाती हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिस्ट बनेगी, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। कम नंबर भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। कम नंबर वाले जिंदगी में फेल हो जाएंगे या सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा संस्थान को भी उस टाइम ध्यान रखना है। बच्चे के क्लास के हर बच्चे को यह लगना चाहिए कि संस्थान मेरे लिए प्रयास कर रहा है, मैं भी करके दिखाऊंगा। ऐसी बच्चे की सोच हो कि मैं भी करके दिखाऊंगा, ऐसा बच्चे के मन में भावना हो, मैं मेरी जिंदगी में सफल होकर दिखाऊंगा। और सफल होने के लिए हाल फिलहाल में इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें मैं मेरा 100% दे रहा हूं। संस्थान मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बच्चा खुद आगे जुड़ रहा है। चाहे उसकी रैंक 70 बच्चों में 35 से नीचे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यह काम हो गया टेस्ट का। संस्थान में बच्चा आ गया, ऐसा बच्चा आ गया। अब उसकी टेस्ट होते ही उसका रिजल्ट उसके घर पे जाता है। जैसे ही घर पे रिजल्ट जाएगा, और मान लो उस बच्चे के टोटल क्लास में 100 बच्चे थे और 100 बच्चों में बच्चे की रैंक 20वीं आई। कौन सी रैंक आई बेटा? 20वीं रैंक आ गई बच्चे की, और टोटल बच्चों की ये संख्या 100। अब रैंक लिस्ट लगी तो 1 2 करके ये 20वीं रैंक पर आ गया, और इसके 10th में 80%। अब पेरेंट्स का फोन आया, अरे क्या कर रहा है वहां पे? पिछली बार भी कहा था मैंने, टेस्ट का रिजल्ट आया तब, कि अगर टॉप रैंक तेरी नहीं आई, फर्स्ट नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं है। तुझे पता नहीं है, ब्याज से पैसे उठा के लाए बड़ी मुश्किल से। अगर अगले टेस्ट में तेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई ना, तो देख लेना। हाँ, अगर फर्स्ट रैंक लाने के लिए काजू बादाम ये चाहिए, ये खाने पड़ते हैं बच्चे को तो ही फर्स्ट आती है, तो मेरे पास नहीं है। अगर पढ़ सके तो पढ़ना, अदरवाइज आज के बाद फोन मत करना। ध्यान रखना इस बात का। चला पढ़ने, संडे टू संडे पेरेंट्स से बात होती है बच्चे की, और पेरेंट्स ने इस तरीके से बच्चे को समझा दिया कि फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है, पैसे ब्याज पे उठा के लाए। अब इस बच्चे की स्थिति देखो, क्लास के अंदर टोटल 100 बच्चे हो गए। अब देखो, इस बच्चे के 80% है। क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके 85% से ऊपर है, और क्लास में अगर बच्चों की रैंक निकालो तो 80% जिस बच्चे के हैं, ये वास्तव में 90 नंबर पे आ रहे हैं। 10 बच्चे नीचे ऐसे हैं जिनके 80% से कम है, बाकी इसके 81, 82 या 99.9, 99%, 98% ऐसे बच्चे टोटल, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं ऐसे करके टोटल 100 बच्चे हैं। उनमें से इस बच्चे की अगर परसेंटेज के हिसाब से लिस्ट बनाए तो आपका बच्चा 80 रैंक पे आ रहा है। लेकिन ये बच्चा, इसको पता है मैं गरीब घर का हूं, मैं रात दिन मेहनत करूंगा तो ही मेरे जो है मैं घर की परिस्थितियां चेंज कर पाऊंगा, मैं पढ़ाई में कामयाब तभी हो जाऊंगा जब मेरी जान जोखूं। तो ये बच्चा, इसको वास्तव में तो 10th के रिजल्ट के बेस पे तो इस बच्चे की रैंक आनी चाहिए 90 नंबर पे क्लास में, क्योंकि ये 90 पे आ रहा है ना, इससे ऊपर तो और है 89 बच्चे। अब आप देखो, ये सामान्य परिवार का नॉर्मल बच्चा, जिसके घर की परिस्थितियां नहीं है कि ये बाहर जाके पढ़े, इसलिए ये रातें काली करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, रोजाना आता है। 90 रैंक लाने वाला बच्चा यहाँ आके 80% लेके आ रहा है, और मतलब 80% वाला बच्चा ये आपका 20वीं रैंक लेके आ रहा है। इस बात को समझना कि इस बच्चे के एक्चुअल में रैंक आनी चाहिए 90, क्योंकि इसके परसेंटेज 80 है 10th परसेंटेज आधार पे। और अब ये जब कोचिंग में आके टेस्ट दे रहा है तो इस बच्चे की रैंक आ रही है, ये इतना इंप्रूव कर गया कि ये 20वीं रैंक पे आ रहा है। अब आप सोचो, जब ये बच्चा कंटिन्यू मेहनत कर रहा है रात दिन, बच्चा क्या, आप सोचो ना, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, 24 घंटे आप काम कर रहे हो, और शाम को आपको कहते हैं अरे क्या कर रहे हो, दिन भर खराब कर दिया आपने, कैसा लगेगा आपको? पैरों में पानी नहीं भर जाए आदमी के, खून का पानी हो जाता है आदमी जब मेहनत करने के बाद में उसको लाड प्यार की जगह, शाबाशी की जगह जब उसको डांट पड़ती है ना, तो आदमी को लगता है जिंदगी का कोई मतलब नहीं। आदमी को, ये तो बच्चा है,
इस बच्चे ने इस प्रतियोगी युग में इतने बच्चों को पीछे छोड़ के ये बच्चा 20वीं रैंक लेके आ गया, और उसके बाद में शाबाशी की जगह इस बच्चे को धमकियां मिल रही है। इसका मतलब है पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं गलती की है। अरे ऐसे पेरेंट्स तो होने ही नहीं चाहिए, शैतान है ये तो, कहीं के पेरेंट्स हैं, जिंदगी खा जाएंगे बच्चे की। इसका मतलब है हमारे मन में ये भाव आया कि इस तरीके के पेरेंट्स की वजह से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पेरेंट्स ने किस कंडीशन में बोला है। आज मान लो एक्स गांव के बच्चे 10 बच्चे तैयारी करने गए किसी शहर में, और एक बच्चा इनका आज तैयारी करने आया है पर्टिकुलर सिटी के अंदर। अब ये पेरेंट्स ने इस बच्चे को धमकी दी है, उसका कारण यह है कि गांव के और भी 8-10 बच्चे जो तैयारी करने गए थे वो पढ़ाई को छोड़ के रास्ता भटक गए, वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पाउडर गांजा भांग चेट इनमें आ गए, पूरे खानदान की जो है इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस पेरेंट्स ने जब इस बच्चे को यहां भेजा, तब रिश्तेदार और बहुत सारे लोग ताने मारे थे कि कहां बच्चे को भेज रहा है, कहां नौकरी है, कहां पढ़ाई है, कहां सिलेक्शन होता है, कोई मतलब नहीं है। और एग्जाम्पल दिए कि अपने गांव से ये 10 गए थे, इनमें से इतने लोग खराब होके आ गए, देख घर बर्बाद हो गया उनका। वहां जाने के बाद में कुछ नहीं पढ़ते, बच्चे नशेड़ी बनते। उसके बावजूद इस पेरेंट्स ने हिम्मत करके एडमिशन करवाया। नंबर 2, जब बच्चे का, क्योंकि यहां जिस इन्वायरमेंट में ये रह रहे, वहां फिर लोग पूछते हैं अच्छा तेने भेज तो दिया, अब बता तेरे छोरे की क्या रैंक आ रही है कि साहब ये देखो मैसेज आते हैं, ऐसे मैसेज देख के, और 20वीं रैंक आई है। अगर 100 बच्चों में 20वीं रैंक आई है तो तू देख देश में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहां नंबर आएगा? नंबर उसी का आएगा जिसकी पहली रैंक चलती हो। पूछ उस कोचिंग में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 20वीं रैंक पे कुछ नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो कहता हूं अभी बुला ले छोरे को वापस। कई बार जब पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं, ज्यादा होशियार नहीं होते, तो आसपास के लोग इनका दिमाग खा जाते हैं, दिमाग के अंदर कचरा भर देते हैं कि तेरा छोरा पढ़ नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, क्योंकि उसकी 20वीं रैंक आ रही है। तो इस आदमी को डिस्टर्ब करने के लिए 2 लोग हो गए, एक तो ये पड़ोसी और दूसरे कौन हो गए? वो लोग जो वहां बिगड़ के आ गए। इसका मतलब ये पेरेंट्स दिमाग से डिस्टर्ब हो गए, इन्होंने उनके दिमाग को ओछपो कर दिया। तो फिर ये शांति से खाना खाते हुए सोचते हैं कि यार अपना बच्चा पढ़े नहीं पढ़े वो तो बाद की बात है, कहीं छोरा बिगड़ नहीं जाए, तो कि मैं कैसे उसको ऐसे गाइड करूं कि भाई वो बिगड़े नहीं। तो फिर पेरेंट्स सोचता है कि मैं धमका देता हूं क्यों, ताकि वो पढ़ाई पे लगा रहे। तो वो फिर इसको क्या करते हैं, फोन करते हैं तो कि तेरी पहली रैंक आनी चाहिए, पहली पे नंबर आता है, और तेरे को कुछ नहीं करना, खाली तेरी पढ़ाई करनी है, ये कर वो कर, ऐसे करके उसको ऐसे गाइड करते हैं ताकि वो इधर दूसरे रास्ते पे नहीं चले। नंबर आए नहीं आए वो तो बाद की बात है, इनको ही पता है, लेकिन वो यूं सोचते हैं कि भाई कम से कम मेरा छोरा बिगड़े तो नहीं, क्योंकि ये रोज बोल रहे हैं कि इनका बिगड़ गया तेरे रंग में, यार इसका मतलब बिगड़ेगा। तो ये पेरेंट्स पॉजिटिव वे में उसको मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो बिगड़े नहीं, रास्ता नहीं भटके। लेकिन इस बच्चे पे क्या बीत रही है, ये मोटिवेट करने का जो इनका तरीका था ना, इससे बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है। और ऐसा मुझे लगता है कम से कम 20 से 30% पेरेंट्स और बच्चों के साथ होता होगा। अब इसका तोड़ क्या है गुरुजी? तोड़ ये समस्या ही नहीं है, तो इसका तोड़ है इंस्टीट्यूट। वापस इंस्टीट्यूट क्या करे, एक काउंसलिंग के लिए एक कैंडिडेट को बिठाए और एडमिशन टाइम ये क्लियर कर दे पेरेंट्स को कि आपको एक तो बच्चे को मन से सब्जेक्ट दिलाना है, नंबर 2 आपको कभी भी बच्चे को उसको नंबर को लेके प्रेशराइज नहीं करना। अगर आपके बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, कम रैंक आ रही है, एडमिशन टाइम ये समझाना है कि आपको हमारे कैंडिडेट से संपर्क करना होगा, ये हमारे काउंसलर है, इनसे आप बात करो।
तो पेरेंट्स बच्चे को फोन करने से पहले पेरेंट्स काउंसलर को फोन करेंगे कि सर स्थिति तो नहीं थी, लेकिन मैंने बच्चे का एडमिशन कराया है, आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस बच्चे की ये डिटेल है, और इस बच्चे के सर अभी मेरे पास नंबर आए हैं, और इसके 605 नंबर आए हैं, और 20वीं रैंक आई है सर। देखो न सर बच्चा ठीक चल रहा है या फिर ये कोई रास्ता तो नहीं भटक रहा। आजकल बच्चे सर शहरों में जाके बिगड़ जाते हैं, तो सर थोड़ा सा प्लीज बताओ न मेरे वाले का। अब काउंसलर क्या करेगा, डेटा उठाएगा, अपना डेटा उठा के कंपेयर करके बताएगा कि बाबूजी आपके बच्चे के नंबर 90 रैंक आनी चाहिए थी उसके, लेकिन आपका बच्चा रातें काली कर रहा है और आपके बच्चा 20वीं रैंक ला रहा है। बाबूजी ये बहुत बड़ी बात है, इतना अच्छा बच्चा और इतनी मेहनत करने वाला बच्चा किसी को ही मिलता है। आप सौभाग्यशाली हो कि आपने इस तरीके के बच्चे को जन्म दिया है जो 90 की जगह 20 में आने का प्रयास किया, 20वीं बच्चे के आ गई। तो ये पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, और ये फिर ये जो नेगेटिव लोग इनको जो आग लगाते हैं ये वहीं खत्म हो जाएगी। संडे के दिन ये जब फोन करेंगे तो इसे फोन करेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे से जितना है उतना कर, टेंशन मत लेना, ईश्वर सब बढ़िया करता है, तेरी मेहनत पे विश्वास रखना, तू चिंता मत करना किसी तरीके की। जब 20वीं रैंक वाले बच्चे को पेरेंट्स इस तरह की पॉजिटिव बात बोलेंगे तो ये बच्चा और प्रयास करेगा और अच्छा कर लेगा। और 20 रैंक लाने के बाद में अगर डांट पड़ेगी तो ये बच्चा घबरा जाएगा और ये कहीं या तो गलत कदम उठा लेगा या फिर ये टेंशन में आ जाएगा, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। धीरे धीरे उसको दुनिया में कोई चीजें अच्छी नहीं लगती। देखो खुश रहने के लिए बच्चे को, किसी भी आदमी को मोटिवेट करना जरूरी होता है, उसकी पॉजिटिव चीजें सामने लानी होती है। इसलिए आप सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शैतान नहीं हो, और ना कभी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए शैतान हो सकता है। पेरेंट्स कभी खराब नहीं होते, लेकिन कम्युनिकेशन गैप की वजह से कई बार पेरेंट्स, बच्चा और इंस्टीट्यूट आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो आपको कुछ चीजें हैं जो पेरेंट्स को करनी है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वाया चैनल गुरुजी से बात करो। फिर अगर कम नंबर आ रहे हैं तो फिर आगे के स्टाफ इंस्टीट्यूट के वर्क है वो आपने को करने होते हैं। तो पेरेंट्स के क्या काम हुए, नंबर 1 कि वो सब्जेक्ट लेते वक्त पूरी जानकारी बच्चे को दे और फिर जो बच्चा कहे वो दिला दे, और सब्जेक्ट दिलाने के बाद में डे टू डे चेक करते रहे कि बच्चा उस दिशा में प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा। नंबर दो ये करना है कि आपको बच्चे को अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं करना है। सिलेक्शन होना नहीं होना बाद की बात है, बच्चा सही प्रयास कर रहा है नहीं कर रहा इसकी आपको जानकारी रखनी है और इंस्टीट्यूट के काउंसलर के संपर्क में रहना है। आपका इतना ही काम है। बच्चे से समय पे बातचीत करते रहो, उसको पॉजिटिव वे में 2 बात बोलते रहो। घर की जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, वो आप बच्चे के साथ अननेसेसरी शेयर नहीं करें। जैसे किसी की मामी की और मम्मी की आपस में कोई झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, और बच्चा आपका किसी शहर में तैयारी कर रहा है और आपको उसको वो स्टोरी सुना रहे हो, उससे बच्चों का ध्यान भंग होता है। आप उन चीजों को अपने घर पे ही रखें। बच्चे से हमेशा जब भी बात करें, बच्चे को ये बोले सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है घर पे, और आप भी बेटा अच्छे से तैयारी करो। कभी कभार किसी संस्थान में बच्चा पढ़ रहा है, आप बाहर से रहता है, तो रेंडमली आके बच्चे को चेक कर लो कि बेटा आज हम आए थे तो हम आपसे मिलने भी आ गए। इस तरीके से चेक कर सकते हो, बता के भी जा सकते हो। जब आपको कोई डाउट हो तो बिना बताए भी जा सकते हो किसी भी कारण से। तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह अगर लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ गरीब अमीर से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई पेरेंट्स की। अब बात रही इंस्टीट्यूट की। भाई इंस्टीट्यूट का क्या रोल है? मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट का पहला रोल तो यह है कि वो हमेशा हर बच्चे की प्रेजेंट का ध्यान रखे कि बच्चा रोजाना आ रहा नहीं आ रहा तो तुरंत पेरेंट्स को सूचना दे। नंबर दो इंस्टीट्यूट का काम है कि बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था, पढ़ाने वाले टीचर्स की व्यवस्था, उसके अलावा उनके कंटिन्यू टेस्ट हो, टेस्ट की व्यवस्था। टेस्ट में रिजल्ट आ जाता है, जैसे टेस्ट का रिजल्ट आया तो टेस्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसका रिजल्ट आ गया मान लो किसी बच्चे की, भाई 100 बच्चे टेस्ट देंगे तो ये तो तय है कि 100वीं रैंक तो आएगी किसी की। इसका मतलब है इंस्टीट्यूट अपने रैंकिंग सिस्टम में ये बदलाव करे
कि यह नीचे आ गया कोई बच्चा इसका मतलब ये फेल है, ऐसा नहीं है। बच्चों को आप कंपेयर करके बताएं कि 100 बच्चों में 100वीं रैंक तो किसी न किसी की आएगी आएगी। इसलिए हमें रैंक नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मैं क्या स्कोर कर पा रहा हूं। मान लो किसी बच्चे के 600 नंबर आ रहे हैं, किसी के 700 आ रहे हैं और किसी के 200 नंबर आ रहे हैं, तो हमें इन बच्चों को मोटिवेट करना है और 200 से 201 कैसे लाए, इसके लिए बच्चे को मोटिवेट करके प्रयास कराना है। धीरे धीरे ये बच्चा अपने स्कोर को बढ़ाता रहेगा और ये एग्जाम क्रैक करने वाली स्थिति में आएगा। हो सकता है कई बार जिसके 650 नंबर चल रहे वो भी सिलेक्ट नहीं होता, और कई बार जिसके 200 नंबर आते हैं, नीचे नीचे रैंक चलती है, वो भी सिलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन होना नहीं होना एक सेकेंडरी है। हमें संस्थान में बच्चे को ये सिखाना है कि बेटा जिस काम के लिए आप आए हो उसके लिए ही आप अपना समय दो। अगर वर्तमान में आप जो काम कर रहे हो और उस पे आप अपना पूरा समय दे चुके हो तो आप फिर सेटिस्फाइड रहे अपने कर्म से, अपने काम से। हाँ, अगर किसी बच्चे के मान लो टेस्ट में 650 नंबर आए, एक के 400 नंबर आए, तो हमेशा आदमी को ये सोच रखनी चाहिए कि मैं हमेशा मेरे कर्म करता रहूंगा और मेरी नजर ऊपर की तरफ रखूंगा, मतलब मैं आगे बढ़ने की भावना मेरे मन में रखूं। ये ध्यान रखना है हमें बच्चे को भी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जिसने तैयारी की और ये इधर उसकी एज है और एक इधर इसके अचीवमेंट्स है, लाइफ में वो क्या कर रहा है, इधर एज बढ़ रही है उसकी, ठीक है। अब आज ये तैयारी कर रहा है, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आके ये पटवारी बन गया, ठीक है। अब पटवारी बनने के बाद में ये अगर आगे की तरफ सोच नहीं रखेंगे तो पटवारी रहेंगे और इनकी जिंदगी और उम्र ऐसे चलेगी। अगर किसी बच्चे के 750 नंबर आ गए और ये आगे बढ़ने की सोच नहीं रखेगा तो ये क्या करेगा, इसका टाइम निकलता जाएगा और नंबर भी ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है 650 वाले को ऊपर की साइड देखना है, 200 वाला कोई है तो उसको ऊपर की साइड देखना है। अब यहाँ पटवारी ये सोचता है कि मैं जो है एसडीएम बनूं, तो ये क्या करेगा, पटवारी साहब क्या करेंगे, यहाँ पे तैयारी करेंगे, आरएस का एग्जाम देंगे और कोई दिन एसडीएम बन जाएंगे। 100 थर्ड ग्रेड टीचर कोई लगते हैं, उनमें से एक ऊपर सोच रखता है तो वो ऊपर के साथ में एसडीएम बन जाता है, तहसीलदार बन जाता है, और बाकी 99 में क्या करते हैं, पटवारी रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहां कहीं पर भी हो वहां से आपको हमेशा ऊपर सोच रखनी, आगे बढ़ने की रखना है कि मैं और आगे चलूं, ठीक है। आप जो कुछ कर रहे हो अपने कर्मों से संतुष्ट रहोगे तो ईश्वर आपको आगे से आगे रास्ता दिखाता रहेगा। इसलिए ध्यान रखें, न तो सब नीट टॉप करने वाले लाइफ में खुश होते हैं, ना जेई एडवांस क्लियर करने वाले खुश होते हैं, ना जिंदगी में एमएलए बनने के बाद में लोग खुश होते हैं। पहले सरपंच बनते हैं, ऊपर की सोच रखते हैं, तो बाद में वो प्रधान बनने की सोचते हैं और ऊपर की रखते हैं, तो जिला प्रमुख बनते हैं और ऊपर की सोच रखते हैं, तो फिर एमएलए की भी सोचते हैं, एमएलए की रखते हैं तो फिर मंत्री की सोचते हैं, मंत्री की हो जाती है तो फिर वो सीएम की सोचते हैं। मतलब आगे से आगे ये जिंदगी में मामला चलता ही रहेगा। सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है, सेटिस्फेक्शन वर्तमान के कर्मों से रखना है कि भाई मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि मैं 24 घंटे मेरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं। और जो आदमी इस फॉर्मूले पे चलेगा वो कभी भी न तो लाइफ में निराश होगा, न ही उसके कोई टेंशन होगी। वो हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए खुश रखेगा कि नहीं, मैं मेरी लाइफ से फुली सेटिस्फाइड हूं और मैं आगे बढ़ने की सोच रखता हूं। पेरेंट्स को अपना काम करना है, स्टूडेंट को अपना काम करना है, इंस्टीट्यूट को अपना काम करना है। इंस्टीट्यूट अगर बच्चा नहीं आ रहा है विशेष ध्यान रखे, और कहीं पर भी मार्केट में बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि ठीक नहीं है, तो मेरा सभी इंस्टीट्यूट जो भी मेरे साथी चला रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को पेरेंट्स तक भेजें। ध्यान रखना 2000 बाद में लगभग सबके एक एक बच्चे हैं और सबके लिए वही भगवान है। मतलब घर की जो पूंजी है पेरेंट्स एक तरीके से संस्थान को सौंप के जाते हैं, तो संस्थान मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी है कि वो पूरा ख्याल रखे। एक तो वो जैसा बच्चा उनका वैसा रहे, प्लस उसमें और क्या बेटर कर सकते हैं, उसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूव करके उनके बच्चे को वापस सौंप दे। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को डिप्रेशन में नहीं आने दे। पेरेंट्स अपनी परिस्थितियों को समझे। कई बार पेरेंट्स बच्चों को गलत चीजें बोलते हैं जो हमें लगता है वो परिस्थितियों की वजह से होता है, तो उन पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। पेरेंट्स की काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एडमिशन टाइम होनी चाहिए, समय समय पर वीडियोज के माध्यम से जो पेरेंट्स संस्थान में नहीं आ सकते उनको वीडियोज के माध्यम से ये हमें बताना होगा
कि वास्तव में बच्चे का ये कर्म होता है और संस्थान के कर्म होते हैं, आपके ये कर्म होते हैं। हम सब कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं तो खुश रहो, और जहां नहीं चल रहे वहां हमें आप बताओ तो संस्थान उसमें सुधार करेगा। पेरेंट्स अगर गड़बड़ करते हैं, बार बार अगर किसी बच्चे को इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट भी फोन करके या पेरेंट्स को बुला के उनको समझाएं। सब लोग अच्छे हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में बच्चों के साथ बैलेंस बना पाएंगे, और भी मैं आपको इस तरीके के वीडियो बना के मेरी तरफ से गाइड करने की कोशिश करूंगा। आपने इतना बड़ा लंबा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं इतने रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों तक, पेरेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि जो परिस्थितियां वर्तमान में बन रही है वो थोड़ी और अच्छी हो। धन्यवाद।